नमस्कार। सत्ता के संग्राम में आप जिस तरह से देख रहे हैं तस्वीरें, सबसे पहले आपको बता दें कि जो रुझान आ रहे हैं, सुलोचना रावत बीजेपी से आगे चल रही हैं। जोबड़ विधानसभा सीट की अगर बात करें, महेश पटेल कांग्रेस से जो है वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त के जो रुझान सामने निकल कर आ रहा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर शिशुपाल यादव आगे चल रहे हैं बीजेपी से। पृथ्वीपुर विधानसभा के नतीजे जो आपको बता दें कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें शिशुपाल सिंह यादव आगे चल रहे हैं नितेंद्र सिंह राठौर से। आपको बता दें कि रुझान आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में प्रतिमा बागरी बीजेपी से, रैगांव से विधानसभा से हैं जो आगे चल रही हैं। कल्पना वर्मा कांग्रेस से जो हैं वो पीछे चल रही हैं प्रतिमा बागरी से। ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी से आगे चल रहे हैं खंडवा लोकसभा सीट, और राज नारायण सिंह पुन्नी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल से। और उपचुनाव के आने वाले नतीजों पर आज चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं अजय शर्मा बीजेपी से, मिथुन अहिरवार जी हैं कांग्रेस से, और रवि अवस्थी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय शर्मा जी, चूंकि सत्ता आप ही की है तो सवाल भी आपसे ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि क्या लग रहा है इन जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव, उसमें रुझान क्या देखने को मिलेंगे या क्या तस्वीर साफ क्या होगी? अभी आपका विवेक या फिर पार्टी का मंथन क्या कहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कुशल रणनीति, अच्छा, और मध्य प्रदेश के संवेदनशील जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मेहनत और जनता का आशीर्वाद, जब इन सबको मिलाएंगे तो ये जितने चुनाव है उपचुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। और आपके स्वराज एक्सप्रेस के चैनल पे ही शुरुआती रुझान जो दिख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। और निश्चित जब प्रारंभता अच्छी है तो परिणाम भी अच्छे ही आएंगे। बिल्कुल सही कहा, प्रारंभ अच्छा है, लेकिन प्रारंभ अभी बहुत शुरुआती प्रारंभ निश्चित है। मैंने कहा ना, मैंने स्वयं कहा कि शुरुआती है, रुझान है। और जब हम इस शुरुआती रुझानों को भी बड़ी विनम्रता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहृदयता से स्वीकार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है। आप चाहे खंडवा क्षेत्र देखेंगे लोकसभा का, वहां देखिए कि नंद कुमार सिंह चौहान जी का घर घर तक, मतलब अपराजित योद्धा रहे हैं वहां के। वो बिल्कुल मेहनत करिए, कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संपर्क रहा है। और चुनावी जो पर्यटन राजनीति है ना, वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। अब राजनीति आपको पूरे समय अपने जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता का सुख दुख, जनता की अच्छाई बुराई में आपको खड़े होना पड़ेगा, तब जनता आपके पीछे खड़ी होगी। जिस तरह से आपने आश्वासन बड़ा सुदृढ़ लग रहा आपका और आपकी पार्टी का, तो आखिर जनता आपको वोट देगी क्यों? हमारा एक ही मूल मंत्र है, विकास कार्य, जनता का और परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा। ठीक। और जनता के विकास के लिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी, और केंद्र की बात करें नरेंद्र मोदी जी, इनका एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इन तीनों की जो कड़ी है, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी निश्चित दिन पे दिन आगे बढ़ती जाएगी। अजय शर्मा जी, कुछ ऐसे काम गिना दीजिए, कुछ अंगुलियों पे चाहे गिना दीजिए, चाहे जैसे आप गिनाना चाहें। देखिए, मध्य प्रदेश जनता आपको वोट दे और आश्वस्त होकर दे। देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, तब का मध्य प्रदेश और आज के मध्य प्रदेश में स्वयं देखिए अंतर है कि नहीं है। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, तो इन सब चीजों का जनता आज समझदार है, जनता को सब जानकारी है, जनता सब समझती है। आप कितना बरगलाने का प्रयास करें, परंतु जनता देखती कौन उनके विकास की अपार गाथा लिख रहा है। उसके जब आपने मध्य प्रदेश की तस्वीर, तकदीर सब बदल दी, जनता को तमाम सुविधाएं दे दी, रोड जैसा कि आपने बताया, बिजली, पानी, बहुत सारी चीजें गिनाई, फिर जब इतना कुछ किया है तो फिर इतना महिमा मंडन क्यों किया जाता है? इतना चुनाव प्रचार में पूरी फौज क्यों उतारी दी, बीजेपी उतारी जाती है? हमें विश्वास है कि हमने काम किया, तो काम के बूते पे इतना फिर आश्वासन, और फिर इतने सारे नेता, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, विधायक हो, सब पूरी फौज को उतार दी जाती है जब इतना विश्वास है काम पे। तो देखिए, यही आरोप हमारे विपक्ष के साथी भी लगाते हैं। अरे साहब, आपके यहाँ तो
नगर पालिका का चुनाव है, आप मुख्यमंत्री को लेके घूम रहे हैं। अरे साहब, आपका जिला पंचायत का चुनाव, आपके यहाँ मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता घूम रहे हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास वो नेता है, हमें गर्व है कि वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि मैं प्रांत का अध्यक्ष बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। तो कार्यकर्ता भाव से काम करना, कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता की भांति से काम पे लगाना और अपने संगठन को सदैव चाक चौबंद रखना। मात्र चुनाव के समय आप जनता के बीच में जाके अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित आपको सफलता हासिल नहीं होगी। कार्यकर्ताओं को सदैव चाल ना देके काम पे लगाना, चाहे संगठन महामंत्री जी का काम हो। अब आप कहेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, ये सब लोग क्षेत्र के अंदर जब चुनाव होता है तो किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी सरलता से और आसानी से लेती नहीं है, उसको हमेशा गंभीरता से लेती है। देखिए, इन चुनावों से कोई बहुत ज्यादा असर मध्य प्रदेश की सियासत में पड़ने वाला नहीं था। असर तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन माहौल थोड़ा सा आपके मुख्यमंत्री बदलने का बड़ा प्रचलन चल रहा है। नहीं, पता नहीं, ये देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री स्थायी है और वही रहेंगे। नहीं, ये गाय बगाए इस प्रकार की अफवाहें उड़ती रहती है, उनपे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। और होगा तो कुछ नहीं, आपको भी नहीं होगा, कांग्रेस को भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ परिणाम अगर यहाँ आपके पक्ष में नहीं आए तो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, बातें हैं, बातों का क्या। बिल्कुल सही बात, बातों का क्या। इस बीच की एक बड़ी खबर रैगांव से हम आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर रैगांव से आ रही है, पहले राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। पहले राउंड में बीजेपी 836 वोट से आगे है। बीजेपी की प्रतिमा बागरी कांग्रेस के उम्मीदवार से आगे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से 836 वोट का अंतर है। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। बुरहानपुर से भी बड़ी खबर, जहां पर नेपानगर विधानसभा के पहले राउंड की मतगणना संपन्न हो गई है, जहां भाजपा के गणेश पाटिल 2300 मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के राजनारायण सिंह से सीधा मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन बढ़त बनाकर वो शुरुआत से ही चल रहे हैं। जोवड़ विधानसभा की अगर बात करें तो यहां पर पहले राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो गई है। पहले राउंड की गिनती में भाजपा के प्रत्याशी सुलोचना रावत आगे हैं 1181 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी। पृथ्वीपुर की बात करें तो यहां पर पहले राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। 429 वोट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। बीजेपी के शिशुपाल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी से आगे हैं। 429 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। लगातार खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मिथुन जी, जिस तरीके से अभी देखा, आपने सुना अजय जी को, काफी आश्वस्त लगे अपनी जीत के, और उसके बीच में ये बड़ी खबर भी आ गई। सभी जगह बीजेपी कुछ ना कुछ मतों से आगे चल रही, हालांकि रुझान है शुरुआती। किस तरह से देखते हैं? ये रुझान तो 30 तारीख को ही शुरू हो गए थे, जिस दिन वी.डी. शर्मा जी ने कहा था कि कांग्रेस चुनाव में धनबल और बाहुबल का उपयोग कर रही है। मतलब केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनकी बातों को हमेशा गंभीरता से लेता है, कंप्लेंट कर लेता है। उसके बाद धनबल बाहुबल का उपयोग हम कर रहे हैं। मतलब ये जो एक्सक्यूज हैं भाजपा ने देने शुरू कर दिए थे। रुझानों का पूरा सम्मान है, रुझान ये आगे पीछे होते रहते हैं और करीब 12-1 बजे तक जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि आज हम सारी सीटों पर जीतेंगे, वो किस आधार पे कह रहे हैं? क्या आप गैस की टंकी 1000 रुपये देने पर जीतेंगे, या कि पेट्रोल 115 पर जीतेंगे, या कि डीजल जो है वो 106 रुपये पर देने पर जीतेंगे, या खाने का तेल आप 200 रुपये पर देने पर जीतेंगे? मतलब किस आधार पर आप जीतेंगे? कौन सा ऐसा काम है? आपने स्वयं कहा कि मुख्यमंत्री जी वो संवेदनशील हैं, कुछ उसी तरीके की संवेदनशीलता उनकी है जिस तरीके के संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं, तो आपने स्वीकार कर लिया उस बात को। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग परेशान है, चाहे वो आशा उषा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, जूडा हो, सरकारी कर्मचारी हो, अतिथि शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, सामान्य पब्लिक जो है, गरीब वर्ग जो है वो आज सब्जी खाना छोड़ चुका है, मिडिल क्लास ने फल खाना छोड़ दिए, और अमीर वर्ग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी का है। ये सारे मुद्दे लेकर के हम लोग जनता के बीच चुनाव में गए हैं और अलग अलग वर्गों का जो शोषण किया है। मतलब मुख्यमंत्री जी कहा जरूर करते थे कि मैं जो माफिया है उसको 10 फीट नीचे गाड़ दूंगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को 10 फीट नीचे गाड़ दिया गया। गुना में दलित वर्ग की महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया और अन्य पिछड़े वर्ग
के जो लोग हैं उनके आरक्षण पर 14-15 साल से ये सरकार कुंडली मार करके बैठी है, उनकी पैरवी ठीक से नहीं करती। सामान्य वर्ग के वो बच्चे जो साल भर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए बोल दिया गया है दिसंबर तक कोई भर्ती नहीं होगी, और ऊपर से व्यापम 2 उनके ऊपर और आ गया है। तो मतलब किसी भी वर्ग को आज संतुष्टि ये देने के काबिल नहीं है और पूरी जनता इनसे परेशान है, नाराज है। हो सकता है रुझानों में ये बात नहीं आ रही हो, लेकिन परिणामों ये बात जरूर इंगित होगी। जिस तरीके के दमोह के जो उपचुनाव था उसमें जो परिणाम आए थे वैसे ही परिणाम होंगे, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के जनतंत्र को धनतंत्र में तब्दील कर दिया, आज भी इनकी सत्ता की हवस जो है वो पूरी नहीं हुई। आज भी इन्होंने सचिन बिरला जी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। मतलब जनता का निर्णय जो भी हो ये तो विधायक खरीदते रहेंगे, और आज जब हम इस उपचुनाव के निर्णय की बात कर रहे हैं तो अगले उपचुनाव की भी दिशा इन्होंने तय कर दी है। मध्य प्रदेश की जनता इससे आजिज आ चुकी है और माकूल जवाब आने वाले समय में इनको देगी। अब ये बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा तो अजय शर्मा जी मुस्कुरा रहे थे, तो भले ही इसमें जीत भी आती है कांग्रेस तो ये फिर खरीद लेंगे ऐसा तो नहीं, वो खरीद सकते हैं और खरीद लेंगे और खरीदते रहेंगे, क्योंकि घबराहट इनके अंदर है। लेकिन मध्य प्रदेश की ये जनता भी समझ चुकी है कि इनका जैसे अभी बीच बीच में ईएमआई दे रही है, तो फुल एंड फाइनल पेमेंट दमोह जैसे ईएमआई के बाद फुल फाइनल पेमेंट इनका 2023 में होगा। यही कारण है कि सभी राज्यों में लगभग यही स्थिति भाजपा को नजर आ रही है। इसलिए चाहे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलना हो, चाहे गुजरात में सारे घर के बदलने हो, चाहे उत्तराखंड में इनको ट्रिपल हैट्रिक लगानी हो मुख्यमंत्रियों की, चाहे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के परिणाम कुछ कारणों से रुक गए हैं आरएसएस के लोगों की वजह से, उस पर जरूर रोक लगी है। लेकिन शिवराज सिंह जी की जो अवस्था है दमोह के बाद से और आज तक जो है वो ये अवस्था है कि जैसे ही 1 बजे के आसपास इन सीटों के परिणाम घोषित होंगे, शायद शिवराज सिंह चौहान जी की गद्दी का परिणाम भी घोषित हो जाए शाम तक। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर अवस्था, और इसको लेकर के उनके विरोधी गुट के लोग बड़े एक्साइटेड है। नरोत्तम मिश्रा जी का गुट एक्साइटेड है, गोपाल भार्गव जी का गुट एक्साइटेड है, प्रहलाद पटेल उमा भारती जी का गुट एक्साइटेड है, और स्वयं शिवराज सिंह जी भी इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह जी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है भविष्य के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर भी इसका होगा, मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी होगा, इसका आने वाले समय में केंद्रीय राजनीति पर भी परिणाम पड़ेगा। देखने को जरूर उपचुनाव बहुत ज्यादा ये माने नहीं जाते कि सत्ता को डिस्टैब्लिश करने में उनका कोई योगदान हो, लेकिन हमने देखा कि अटेर हो, चाहे मुंगावली हो, चाहे कोलारस हो, चाहे चित्रकूट हो, 2018 के पहले उन्होंने चुनाव परिणाम ला करके आगे के 2018 के चुनाव के परिणाम की दिशाएं तय की थी, और इसी तरीके की दिशा 2023 में तय करने वाला ये चुनाव होगा। मुझे लगता है शुरुआती रुझान कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट का भी इसमें इंक्लूजन होता है, और उसके बाद ईवीएम के कुछ प्रथम चरण के परिणाम होते हैं। जैसे जैसे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग वर्गों के जो ईवीएम बैलेट्स हैं वो खुलने शुरू होंगे, मुझे लगता है कि ये परिणाम हमारे पक्ष में जाएंगे और जनता का जो निर्णय है उसके पक्ष में जाएंगे। रवि जी, आपने दोनों ही लोगों की बातें सुनी, विरोधाभास किसकी बात में ज्यादा लगा? देखिए दीपक जी, दरअसल पिछले 15 दिनों से जो प्रचार चल रहा है उसके दौरान भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप निरंतर सामने आते रहे स्वाभाविक तौर पर। लेकिन जहां तक ये उपचुनाव है 4 से 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट का, तो स्वाभाविक तौर पर हालांकि इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सचिन बिरला अगर भाजपा में आए तो मुझे लगता है कि अब और एक और उपचुनाव की नौबत आ गई है। तो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता कि ये सेमीफाइनल, लेकिन फिर भी देखिए 2023 के आम चुनाव, मध्य प्रदेश विधानसभा के और 2024 लोकसभा के चुनाव, उससे पहले काफी कुछ रुझान जो है वो जनता का पता चल जाएगा। ये उपचुनाव मेरा तो यही मानना है कि दोनों राजनीतिक दलों को संभलने का मौका देने वाले उपचुनाव हैं, कि भाई अभी भी 1.5-2 साल का समय, आप अपनी रीति नीति में या जो आप जमीन पर दिखा रहे हैं वो आप कर दिखाइए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, निश्चित तौर पर। लेकिन जो उपचुनाव, लेकिन इस दीपक जी मेरा मानना ये है कि जो परिणाम आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले परिणाम होंगे, क्योंकि पिछले साल के जो 28 उपचुनाव हैं अगर उनका देखा जाए, उनके मुकाबले में इस बार के उपचुनाव के परिणाम जो है वो अप्रत्याशित हो सकते हैं कुछ जगह पर। हालांकि कहा यह जा रहा है कि खंडवा में और बाकी अन्य पृथ्वीपुर, जोबट, इन सीटों पर रुझान अभी तक जो प्रारंभिक दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है, और शाम तक सारी स्थिति इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन ये उपचुनाव बहुत हद तक मध्य प्रदेश की राजनीतिक दिशा को तय करेंगे, चाहे वो कमलनाथ जी हों या शिवराज जी हों। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए रवि जी, कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत हैं इस वक्त, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को भुना नहीं पाती, या कोई नेतृत्व की कमी है, या अंदर कलह ज्यादा है, क्या कमी है कि कांग्रेस जिस या विपक्ष जिस एक शेर की तरह झपट्टा मारनी चाहिए बीजेपी पे, वो नजर कहीं आई नहीं और आती भी नहीं है?
देखिए दीपक जी, दरअसल अगर आपको पूरा संगठनात्मक दृष्टि से इसका समीक्षा करनी पड़ेगी कि अगर आप शीर्ष नेतृत्व से लेके जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ता की स्थिति की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की यही एक सबसे बड़े अंतर है कि भाजपा में जो संगठनात्मक स्थिति है उसमें काफी कसावट है, अनुशासन है और एक आदेश का पूरे देश में पालन होता है। कांग्रेस में इसकी बहुत कमी नजर आती है निश्चित तौर पर, और शीर्ष नेतृत्व को ही मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल कप्तान का ही जो है सर्वाधिक दायित्व होता है कि वो अपने संगठन को कैसा चलाए। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर इसमें लगातार कहीं ना कहीं गिरावट आती जा रही है। अगर G23 के नेता अगर एक अपना अलग राग अलाप रहे हैं तो वही स्थिति लगभग मध्य प्रदेश में है। आप देखिए पूरे इस उपचुनाव के दरमियान केवल कमलनाथ जी को छोड़कर बाकी कोई बड़ा नेता एक या दो से ज्यादा सभाएं नहीं कर पाया। केवल अजय सिंह जी जो है वो लगातार, क्योंकि उन्हें दायित्व सौंपा गया था, क्योंकि उनकी अपने बिंद को लेकर काफी आरोप उन पर कमलनाथ जी की तरफ, आरोप तो नहीं लेकिन अप्रत्याशित तौर पर आरोप ही थे, तो वो लगते रहे। तो वो भी क्योंकि अजय सिंह को अपना अब स्थापित करने का एक बार फिर से वो प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस में ये तमाम जो चीजें हैं, जो छत्रप वाली जो शैली उसमें लंबे समय से चली आ रही, हर नेता जो है अपने अपने अंचल का ही नेतृत्व करते रहे, और जबकि भाजपा में ऐसी स्थिति नहीं, भाजपा में समग्रता है। चाहे शिवराज जी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर आए हैं तो उनके भी समग्रता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल ग्वालियर चंबल में ही सीमित होकर रह जाएं। कांग्रेस में ये अंतर है, इसी वजह से कई बार दिक्कत आती है, गुटबाजी भी देखने में आती है। सबके अपने अपने समर्थक हैं, सबके अपने अपने अलग अलग प्रवक्ता तक अलग अलग है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें लगभग सभी जो जोबट अगर आपको बता दें, पहले राउंड में बीजेपी आगे चल रही है लगातार, और बीजेपी सुलोचना रावत 1181 वोटों से आगे चल रही है, और साथ ही पृथ्वीपुर चुनाव में भी उपचुनाव जो है उसमें बीजेपी आगे चल रही है, जो रुझान अभी तक आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ लगातार जो पैनल है उससे बात कर रहे थे, जिस तरह से मिथुन जी देखा जाए रुझान आ रहे हैं, रुझान का अंतर है बढ़ रहा है, मतलब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब हालांकि शुरुआत ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बहुत अंतर है। लेकिन जिस तरीके से अभी रवि जी ने कहा कि मौके आपके पास बहुत है, लेकिन कुछ समय से कांग्रेस में पता नहीं नेतृत्व की कमी है या किस चीज की कमी है, जिसकी वजह से कांग्रेस उठा नहीं पाती मुद्दे जिस तरह उठानी चाहिए। आपने भी ये सभाएं देखी, बीजेपी ने लगभग सभी को उतार दिया मैदान में, जो उनके वैसे अभी मैंने गिनाया भी था, कैबिनेट मंत्री से लेके सांसद सब कूदे मैदान में। लेकिन आपकी तरफ से कुछ ज्यादा नेता कुछ कमाल करते हुए दिखाई नहीं दिए। कमलनाथ जी जहां पे गए वही, और कुछ आक्रामक रवैया भी नहीं दिखा, बस कुछ एक दो स्टेटमेंट ही कमलनाथ जी के स्टेटमेंट हाईलाइट हुए, बाकी किसी के स्टेटमेंट भी हाईलाइट नहीं हुए, बल्कि इधर तो सिंधिया नाच गाना वगैरह सब कुछ किया। ये देखिए, हाईलाइट करना तो आप लोगों का काम होता है साहब। चाहे इमरती देवी जी ये कहती हो कि सिंधिया जी का पोस्टरों पर चेहरा ना देख करके मेरा खून सूख गया, अब वो कितना हाईलाइट, यहाँ मतलब आपके से मतलब आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल, बिल्कुल न्यूट्रल बात करता है, चाहे किसी के पक्ष की बात नहीं करता। लेकिन ये जो बात कही जाती है कि साहब कांग्रेस बड़ी कमजोर है, बीजेपी होती तो आग लगा देती इस महंगाई पर, अब क्या कांग्रेस से आप उम्मीद करते हैं कि आग लगाए? बात दरअसल ये है कि जो एक्सपोजर कांग्रेस को मीडिया में मिलना था राष्ट्रीय स्तर पर, शायद उसमें कुछ चुनौतियां हैं, हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है। लेकिन ग्राउंड वर्क की जहां तक बात है, कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है। ग्राउंड वर्क पर आप देखें, हर गांव ऐसा, मतलब पूरे देश में जो 6.25 लाख गांव है, एक भी ऐसा गांव नहीं है यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो। बीजेपी के नहीं होंगे, ये ऐसे कई गांव हैं, पूरे के पूरे साउथ में खाली पड़ी है बीजेपी। नॉर्थ ईस्ट में अब जाकर के इन्होंने आप देखें, चाहे त्रिपुरा हो चाहे असम है, वहां पर दंगे कराने शुरू किए हैं ताकि इनका थोड़ा सा वर्चस्व बन सके। और जो दंगे और जो हिंसा उत्तर प्रदेश में जनवरी और फरवरी में प्रस्तावित है, उस पर भी बीजेपी काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन्माद फैलाने का तरीका है, बंगाल में भी नजर आ जाता है और अन्य राज्यों में। उन्माद से मतलब नहीं है, लेकिन मिथुन जी जो काम करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई ऐसे लगता है। आप इससे सीख ले सकते हैं छत्तीसगढ़ से, वहां पर कांग्रेस ऐसे जमाए हुए है, बीजेपी खूब मौके ढूंढती है, सब कुछ करती है, पर वो हिलने तक का मौका नहीं देते उन्हें। कोई भी मुद्दा उठता है वहीं दबा दिया जाता है। ये चीज आप देख रहे हैं, वहां की जो कांग्रेस में और एमपी की कांग्रेस में बहुत अंतर लगता है, बहुत अंतर है। देखिए, किसी भी मुद्दे को दबाने की मंशा हमारी नहीं है, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी मुद्दों को सामने लाने की हमारी मंशा होती है। मैं इस बात से नहीं तो उठाइए तो सही, दबा दिया जाता है ऐसा नहीं किया जाता, उठाइए तो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष में हम लोग रहे, हम लोगों ने पूरी आजादी दी है। दबाने का तात्पर्य होता है उसका काट निकालना। जी,
न कि सत्ता से उसको दबा देना, एक काट निकालना है। लेकिन यहाँ आपके पास तो जैसे आपने अभी जब अजय जी से बात हो रही थी, आपने दुनिया भर की चीजें गिनाई, महंगाई, सिलेंडर, दूध, पानी और तेल, सब आपने गिनाए। जब इतने मुद्दे जब आपने उंगलियों पे गिना दिए, फिर इनके लिए कुछ करती क्यों नहीं कांग्रेस, घेरती क्यों नहीं है? दीपक जी, मेरे ख्याल से कांग्रेस द्वारा ये जो मुद्दे गिनाए गए हैं, ये पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रही है। जनता तो जानती है, तो उसका अवसर आप क्यों नहीं उठाते? देखिए, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के, अगर इतने मुद्दों के बावजूद भी अगर इन उपचुनावों में अगर हारती है कांग्रेस, तो ये वाकई ये सोचनीय हो जाएगा। देखिए, ये तो जनता को डिसाइड करना है, जनता को किस दिशा में जाना है। हम तो मुद्दों की राजनीति करेंगे, हम महंगाई की राजनीति करेंगे, हम बेरोजगारी की करेंगे, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की करेंगे, हम लोग महिला सुरक्षा की करेंगे। बीजेपी को अगर हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण, सीए, एनआरसी, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, इसकी राजनीति करनी हो तो करती रहे। हम केवल जो जनता से जुड़े हुए मूल विषय हैं, मेरिटोरियस विषय, उनको लेकर के राजनीति करेंगे, और यही हमारी दशा दिशा है। चुनाव परिणाम की जहां तक बात है, मुझे लगता है धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव परिणाम होते हैं तो आगे पीछे होते रहते हैं, और उसमें कोई विषय बात नहीं है। परिणाम भी कई बार अगर पक्ष में ना भी आते हो तो भी हमने अपनी विचारधारा से समझौता करने का कोई प्रयास कभी नहीं किया। आज के चुनाव में भी मुझे उम्मीद है कि जिन विषयों और मुद्दों को लेकर के गए, जिनका कि जिक्र आप कह रहे थे, मुझे लगता है जनता के अंदर एक गुस्सा है। आज व्यक्ति अगर मार्केट जाना हो तो वो घबरा जाता है कि उसका कितना पैसा खर्च हो जाएगा, उसके बजट गड़बड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि जनता, मैं यकीन करना चाहूंगा कि जनता इन मुद्दों पर वोट करती है और इन मुद्दों पर वोट करेगी, और मुद्दों के आधार पर बीजेपी को इन सीटों पर हराएगी। बिल्कुल अजय जी, जब आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी जनता परेशान है, चाहे वो खाद को लेकर ले लीजिए, चाहे बिजली को लेकर ले लीजिए, आपके अनुसार के हालात ठीक है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से आप पूरे देश में आए। यही एक मुद्दा ऐसा बड़ा था जब आपने कांग्रेस को हाशिए पे किया पूरे देश में, और हर राज्य में अपना कब्जा कर लिया, और केंद्र में भी आप ऐसे बैठ के बिल्कुल जम के। अब वही चीज आपने अब शुरू कर दी है। वो तो चलो शुरू कर रहे थे, महंगाई आपने तो हदें पार कर दी हैं, 100-200 सब सिलेंडर, तो अब क्या कहा जाए। तो क्या मतलब फिर किस बेस पे आप जनता से मांगते? देखो, हम तुमने तेल महंगा करके दिया, अब वोट दो हमें, अब तो दो हमें, ऐसा करके वोट मांगे? किस बात पे दे जनता वोट? ये आप आम लोगों की बात कर लीजिए, हम लोगों की बात कर लीजिए। दीपक जी, मैं आपकी बात का उत्तर दूं उससे पहले बड़ी विनम्रता से अपने साथी को जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाने का प्रयास किया। मुझे तो बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कि नरोत्तम मिश्रा के साथ गुटबाजी, भूपेंद्र सिंह जी को बढ़ाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली दिखाते हैं तो भूल जाते हैं कि 3 उंगली हमारी और भी इंगित कर रही हैं। इनके यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या, कभी टी सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो भूपेश बघेल जी पीछे जाते हैं। पंजाब में अमरिंदर और सिद्धू की क्या स्थिति रही, राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत जी का क्या हो रहा है। तो निश्चित ये गुटबाजी और गिरोहबाजी और जितनी चीजें कांग्रेस इससे शिकार, उसको जनता के बीच में कांग्रेस अप्रासंगिक होती जा रही है। दूसरा सवाल जवाब, इन्होंने कहा कि महंगाई है, ठीक है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि महंगाई है। महंगाई सिर्फ मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। अब डीजल पेट्रोल की बात करें, क्रूड ऑयल की स्थिति क्या है, उसके बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री जी ने इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे इथेनॉल को लाने का प्रयास करे, जिससे हमें कुछ ही समय में 15 से 20 रुपए लीटर की कमी आएगी। हम और आप इस टीवी चैनल पे बैठ के इन सब चीजों को जानते हैं, तो क्या आप सोचिए जो इस देश को चला रहे होंगे, जो देश में सबसे प्रथम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं होगा। आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप पूरे उपचुनाव में जितने घटिया, जितने निकृष्ट, जितने सस्ते आरोप कांग्रेस से लगाने का प्रयास किया है, उसका जवाब जनता देगी। जनता में आक्रोश है, इन्होंने कहा जनता में आक्रोश है कांग्रेस की कार्यशैली पे, जनता में आक्रोश है इनकी। ये हम पे आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम का। अरे ये पर्यटन की राजनीति करने वाले लोग उल्टा जनेऊ पहन के और क्रोशी की टोपी लगा के, हमने सीधे कहा है कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हमारा एक मूल मंत्र है जनता का विकास और जनता का विश्वास। ये सब चीजों देखिए, फिर हम जो जीत है इसको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करेंगे, कहीं अहंकार दम्भ नहीं है। एक चुनाव दमोह का कांग्रेस जीती तो 151 बार उसका उच्चारण करती थी, हम दमोह जीत गए, हम दमोह जीत गए, हम दमोह जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने विनम्रता से स्वीकार किया, कमी पेशी कहीं रही होगी, उसको हमने चाक चौबंद किया, और आज कहीं कोई सत्ता का सेमीफाइनल की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करी है,
पोलिंग बूथ पे जो कार्यकर्ता काम करता है ना, वो जीत रहा है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता की है जिसने जनता के दुख दर्द को समझा। तो ले तो जनता से ही वोट रहे हैं कार्यकर्ता आपके, निश्चित। तो जब जनता, जैसे आपने कहा महंगाई के लिए पूरे विश्व में महंगाई है, तो शी जिनपिंग और पुतिन ने थोड़ी ना वादा किया था कि हम आपको सस्ता करेंगे सब कुछ। देखिए, मैंने फिर कहा ना, अब विश्व का बीच में क्यों ला रहे हैं? तो बीजेपी ने कहा था ना, ये विषय पूरे भारत का नहीं, मैंने कहा ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या स्थिति है, उससे भारत फिर माकूल है और हमें सब जानकारी में है। और जनता की इस दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। एथेनॉल से गाड़ी चलवा रहे हैं आप। किसी भी केंद्र या राज्य जहां बीजेपी हो, एक गाड़ी सरकारी बता दीजिए जो एथेनॉल से चल रही हो। सर, जनता तो बाद में करवाएगी। दीपक जी, मैं आपको बताऊं, इथेनॉल से सरकारी गाड़ियां या प्राइवेट गाड़ियां नहीं, सारी गाड़ियां लगभग इथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली हैं। ये जब हम आज आयात पर निर्भर है, हम आज बाहर से क्रूड ऑयल खरीदने पे, वैसे तो कांग्रेस भी कह रहे थे 5 साल और हमें तो कम महंगाई कम कर देंगे। कांग्रेस से तो आपने घोषणा पत्र में लिखा था, कांग्रेस हमसे बात करने की स्थिति में है कहां? और कांग्रेस, हम देखिए, उंगली और गिनती में आ गई है कांग्रेस, जो विपक्ष का अपना नेता बनाने की स्थिति में नहीं है, उनको हम क्या जवाब देंगे? हमारा ये है, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लगा हम इतने % डीजल पेट्रोल में कमी कर देंगे, टैक्स में कमी कर देंगे। की क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र? अजय जी लौटूंगा। एमपी उपचुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी की प्रतिमा बागी कांग्रेस उम्मीदवार से आगे चल रही, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल 2000 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पृथ्वीपुर में शिवपाल सिंह 400 से ज्यादा वोटों से आगे, चारों सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली है। खंडवा में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी 5239 वोटों से आगे। राज्य नारायण सिंह चल रही है पीछे। लगातार हमारा पैनल इस पूरे जो मतगणना हो रही है, जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा पे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी लगातार जो रुझान आ रहे हैं निकलकर, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, वो भी हम आपको बता रहे हैं। उस पर डिस्कशन भी लगातार हम कर रहे हैं। मिथुन जी, ऐसी बीजेपी के पास कौन सी छड़ी है जो कि वो घुमा देती है, महंगाई मुद्दा गायब हो जाता है और आप भी उससे भटक जाते हैं? देखिए, महंगाई तो हमेशा से मुद्दा रहा है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जो भ्रम फैलाते हैं, मुझे लगता है उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे पूरे विश्व में महंगाई ये बता रहे थे, तो महंगाई का आलम ये है कि श्रीलंका हमसे पेट्रोल खरीद करके 70 रुपए लीटर में बेच रहा है। ये पूरे विश्व की महंगाई है। मतलब हम जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं आज मेरे ख्याल से $70 पर बैरल के हिसाब से हमको मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो $128 पर बैरल पे चला गया, तो उस समय 55-60 रुपए का पेट्रोल बेचते थे। आज दरअसल ये है बात कि जिस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए तो उस समय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो मतलब उस समय भी इन्होंने लाभ दिया नहीं, क्योंकि ये लोग जीतते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कई राज्यों में और केंद्र में चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए इनको लग रहा है कि अब जनता को हमें जनता की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं हार भी जाएंगे तो विधायक तो खरीद ही लेंगे, सांसद तो खरीद ही लेंगे। कुछ समय पहले तो एक जोक चल रहा था जब अमेरिका के चुनाव के परिणाम आ रहे थे कि सुना है कि साहब मोटा भाई अमेरिका जाने वाले हैं सांसद खरीदने, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाया जा सके। तो इनकी छवि इस तरीके की हो गई है कि ये खरीदारी करने वाले लोग हैं। इसलिए जनता मरती रहे, जनता परेशान होती रहे, किसानों को ये अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते रहे, महिलाओं से बलात्कार होते रहे, महंगाई बढ़ती रहे, तेल महंगा होते रहे, लोग कुपोषण से मरते रहे, SDI इंडेक्स पैरामीटर्स पर हम लोग नीचे जाते रहे। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों में हमारी जो इंडेक्स है उसमें हम नीचे जाते रहे, हमारे पासपोर्ट की शक्ति कम होती रहे। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो 8000 करोड़ के प्लेन में चलते हैं और जेट फ्यूल की कीमत 70 रुपए है, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। 700 भी होती तो क्या फर्क पड़ता, 20,000 करोड़ का स्वयं के लिए पैलेस बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा में। तो जब भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं रह गया है, जिन्होंने 1500 करोड़ रुपए का स्वयं के लिए कार्यालय बनवाया दिल्ली में, हर जगह इन लोगों के कार्यालय बन रहे, इनकी तो पीढ़ियों की व्यवस्था हो गई है, लेकिन जनता की पीढ़ियां खराब हो गई है। कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी को लेकर के कैसे लोग भागते दौड़ते रहे। आज जो ये लोग अनाज की बात करते हैं, सड़ा हुआ अनाज देते हैं कि साहब जो गेहूं और चावल है उसमें कीड़ा लगा हुआ है, जानवर उस अनाज को खाते नहीं है। उन स्कीम्स को भी अपना बताते हैं जो हमारी सरकार ने चलाई हुई थी। तो ये जो भ्रम की राजनीति है, मुझे लगता है जनता इससे आज़ाद आ चुकी है। परिणाम कुछ भी हो, ट्रेंड कुछ भी हो, आने वाले समय में इस बात को जनता समझेगी। आज के परिणाम में भी ये परिलक्षित होंगे। मुझे लगता है फाइनल रिजल्ट जब आएंगे, जब सब जगह के बैलेट्स खुलेंगे, उस समय
हम ज़्यादा बेहतर अवस्था में होंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रम फैलाने की, झूठ फैलाने की रणनीति और राजनीति है, और जब चुनाव आते हैं तब ये विभिन्न वर्गों में जो धार्मिक और जाति आधारित और क्षेत्र आधारित जो उन्माद फैलाते हैं, उसके खिलाफ जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी, कांग्रेस के साथ आएगी और आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में और देश में होगी। बिल्कुल रवि जी, जिस तरीके से आज अभी बात महंगाई पे चल रही थी, अब तमाम मुद्दों पर चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से हम देखें चुनाव परिणाम भी आते हैं और उसके बाद बीजेपी के पक्ष में आते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग से ही देख लें, जब से 2014 से, चाहे नोटबंदी हुई, फिर बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनता ने फेस की, उसके बावजूद भी अभी भी किसान आंदोलन ले लीजिए, कोई भी आंदोलन ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, जो भी है इस वक्त जैसे भी हालात हैं, फिर भी लोग बीजेपी को ही वोट क्यों देते हैं? इसका रीजन क्या है? क्या ऐसी कौन सा पॉइंट है जो कि कांग्रेस पकड़ नहीं पा रही, जनता की नब्ज जो बीजेपी ने पकड़ रखी है? क्योंकि अभी हाल ही में एक आर्टिकल मैंने भी पढ़ा था, जो कि लगातार बीजेपी के लिए पहले कैंपेनिंग करते थे, एडवर्टीजमेंट प्रशांत किशोर करके कुछ नाम है उनका भी एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उनका भी यही कहना था कि बीजेपी वो पॉइंट पकड़े हुए जनता का जो राहुल गांधी चाहकर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, और अगर नहीं पकड़ पाए तो हो सकता आने वाले जैसे कुछ दशकों तक कांग्रेस का शासन था, और अभी हाल में कहीं पर केंद्र से मोदी सरकार नहीं जाने वाली, अगर ये समय रहते नहीं चाहते तो। देखिए दीपक जी, आपने दो सवाल करे, एक तो महंगाई से जुड़ा है, दूसरा कि क्या वजह है कि महंगाई के बावजूद जो है भाजपा को लोग वोट देते हैं। तो महंगाई को लेकर मेरा मानना ये है कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में जो है, जो भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आया, मुफ्त में बांटने की जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। हाँ। इसका क्या होता है कि ठीक है, आप निचले वर्ग में कितने लोग उसका फायदा लेते हैं, कितने नहीं ले पाते हैं, ये अलग बात है। अगर आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके लिए योजना बनाई लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो उसमें कई तरह के लीकेज हैं, उसका भार सीधा सीधा मध्यम वर्गीय पर पड़ता है। मध्यम वर्गीय के अंदर कसमसाहट है, वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वोट देने वाला ज्यादा प्रतिशत निश्चित तौर पर वो जिनके लिए योजनाएं बनी वो वर्ग होता है। तो 65% की वोटिंग होती है। तो महंगाई की वजह से जो है एक बड़ी दिक्कत आने वाले, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों के लिए वो खुद अपना भस्मासुर तय कर रहे हैं, क्योंकि अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं की जा सकती। अगर मुफ्त में कोई चीज मिल रही तो उसमें संतोष की कोई सीमा नहीं होती। तो ये एक बड़ी समस्या है महंगाई के कारण। दूसरी बात, जो आपने कहा कि लोग भाजपा को क्यों वोट देंगे, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए आपके पास विकल्प क्या है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है, भाजपा या फिर कांग्रेस। अगर आप मतदाता को ये लगता है कि कांग्रेस को भी उसने 2018 में मौका दिया, अब आप 1.5 साल बाद आप वापस चले गए, अब आप कहते हैं कि खरीदारी हो गई। भाई देखिए, जो राजनीति के कई मापदंड है, कई तरह के पैमाने हैं। अब कमलनाथ जी ने अभी एक सभा में कहा कि मुझसे एक गलती हो गई कि मैं वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए था। तो स्वाभाविक तौर पर आपसे किसने मना किया था? तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये साबित करती है कि आपको जो हवा है, जो वर्तमान राजनीति है, आपको उसके हिसाब चलना पड़ेगा। अगर आप उसमें फिट नहीं होते हैं तो फेल हुए निश्चित तौर पर। यही मतदाता भी जानता है कि उसे कहाँ स्थायित्व मिल सकता है, कहाँ विकास की उसको संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही। भाजपा की बात यही है कि वो निरंतर विकास की बात करती रही, भले ही कितने % भी हो, लेकिन आज सड़क पर वो चीज दिख रही है, जो चीज 60 सालों में नहीं दिखी। आप भोपाल की बात कर लीजिए, भोपाल में कितना बदलाव पिछले 15 साल के दौरान आया। अब ये तो आप किसी नेत्रहीन से भी कह देंगे तो वो भी इसमें अविश्वास नहीं करेगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये फर्क हर मतदाता महसूस कर रहा है। तो वही वजह है कि लोग लगातार भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मिथुन जी, जिस तरीके से अभी इन 3 विधानसभा सीटों पर अगर थोड़ा सा गौर करें तो प्रत्याशियों के चयन में ज्यादातर जातीय समीकरण क्यों देखा जाता है या क्यों रखा जाता है? इसका क्या कारण है कि जो चीज पहला कि कांग्रेस ने पहले ही अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, बीजेपी के लिए बात लागू होती, लेकिन सवाल मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की हमारी मंशा होती है, और जातियों के आधार पर अगर किसी प्रत्याशी के पक्ष में जनता की तरफ से सर्वे में नाम आता है तो उनका भी नाम कंसिडर किया जाता है। मुझे लगता है कोई भी पार्टी इसी तरीके से काम करती है। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक विस्तृत चर्चा और डिस्कशन का एक टॉपिक हो सकता है जिस पर किसी दिन चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी की कोशिश होती है कि प्लूरलिज्म जो चीज है, कि हर जात, हर धर्म, हर भाषा, हर क्षेत्र, हर एथनिसिटी वाले लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, इसका हमने प्रयास हमेशा से किया और इन चुनावों में भी हमने किया। प्रत्याशी चयन हो, जैसे कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस,
तो जब सफलता होती है तो आपके सभी फैसले सही बताए जाते हैं, यदि सफलता नहीं होती तो सारे फैसलों को गलत बता दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में हम लोग वेट करेंगे, हम लोग पूरे परिणामों का इंतजार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की कई बार आदत भी होती है कि कई सारे पोलिंग बूथ्स जो हैं वहां पर जाकर के परिणामों को डिले कराने का भी, अगर ये हार भी रहे होते हैं तो डिले कराने की कोशिश भी करते हैं। आप देखेंगे कि दमोह के जो परिणाम आए थे, चाहे उससे पहले के जो उपचुनाव के परिणाम आए थे, तो 1 बजे तक उस स्टेटस को लगा रहा था। जो सुबह अगर कहीं बीजेपी किसी मत प्रतिशत पे आगे थी तो 1 बजे फिर वो क्लियर हुआ था कि कांग्रेस उन बूथों पर फिर आगे जाकर के कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी। मुझे लगता है आज की अवस्था भी ऐसी ही है। भारतीय जनता पार्टी को जरूर उत्साह हो सकता है शुरुआती परिणाम से, लेकिन मुझे लगता है अंत में जब नतीजे आएंगे तो बात परिणाम की आई है तो एक बार फिर से नजर डाल देते हैं। खंडवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश ठाकुर सहयोगी। अखिलेश, इस वक्त वहां पर कितने राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, क्या रुझान कह रही हैं, क्या वहां के हालात हैं? दीपक, पहले मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि पहला राउंड अभी खत्म हुआ है और मैं बता दूं कि फिलहाल में यहाँ से पंधाना से अगर देखा जाए तो कांग्रेस अभी फिलहाल में अच्छी लीड लेते आ रही है, मिल रहा है। और मानदाता से भी अगर बात की जाए तो भाजपा आगे है। और खंडवा की अगर बात की जाए, खंडवा उप लोकसभा की, विधानसभा की, तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर पाटिल अभी फिलहाल बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वहां पर जो लोग हैं उनकी बेचैनी किस तरह से देखने को मिल रही है, अगर फील्ड में अगर आप हैं तो? देखिए, अगर बातचीत अगर दोनों पार्टियों की कर जाए, भाजपा और कांग्रेस के, यहाँ पे दोनों दलों के मत जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के जो आम जनता है, वो भी कहीं न कहीं पूरी नजर बनाए रखी है कि हो सकता है कि खंडवा उप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत जाए। भाजपा से उनके जो समर्थन वाले की बीजेपी आगे चल रही है तो उनको बहुत खुशी हो रही है। तो कहीं न कहीं अभी फिलहाल में पहला राउंड हुआ है तो आगे पीछे भाजपा और कांग्रेस चलती आ रही है। अब देखा जाए कि अगर दूसरा राउंड में अभी किस तरह से आगे बढ़ती है खंडवा उप लोकसभा से, पंधाना से, मानदाता से, तो ये अभी देखने वाली बात है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अखिलेश। और आपको बताते लगातार हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से मिथुन जी ने जो कहा, अजय जी आपने सुना, उस पे क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? लेकिन एक बीजेपी की आदत मैंने भी देखी है कि जब उपचुनाव हो या फिर चुनाव हो, बीजेपी कभी ईवीएम या मशीनरी पर आरोप नहीं लगाती है। एक दो नेता बोल जाए बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ज्यादातर यही देखने को मिला है, या तो वो मशीनरी या ईवीएम पर जरूर इस तरह के आरोप बढ़ते आए हैं। दीपक जी, मेरे विद्वान साथी की बौखलाहट बताने लग पड़ी है कि स्थिति परिणाम कैसे आने वाले हैं, एक चीज। दूसरा, इनके पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह दिया कि साहब वो तो धनबल का उपयोग हुआ है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। तो जब इस प्रकार के आरोप लगने हो जाए, रोकना चाहूंगा यहाँ पर। इस वक्त जोबट से बड़ी खबर आ रही है। जोबट चुनाव के तीसरे राउंड में 1092 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के उम्मीदवार सुलोचना रावत कांग्रेस के महेश पटेल से आगे हैं। तीसरे राउंड की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है। अधिक जानकारी के साथ मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर बीजेपी आगे? जी सर, अभी यहाँ पर 2 कक्ष लगे हुए सर, साथ टेबल यहाँ पे लगाई हुई है। तो अभी तक 2.5 राउंड हुए हैं। तो 2.5 राउंड में 1192 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुलोचना रावत आगे चल रही है। प्रथम राउंड से लगातार हम देख रहे हैं सुलोचना रावत आगे चल रही है, अभी पीछे नहीं हुई है सर, लगातार आगे है। बिल्कुल, उनके लगातार आने से वहां पर माहौल में गर्माहट कैसी देखी जा रही है? देखिए सर, यहाँ पर जब मतगणना हो रही है, मतगणना के बिल्डिंग के बाहर काफी भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं और काफी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो गया है। सर मनीष, तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी, या फिर एक अंतर जो है, अंतर तो वो बना के ही चल रही है, अंतर बना हुआ है 1192 और ये बढ़ ही रहा है लगातार, हम देख रहे हैं पहले राउंड से। जी सर, ये कुल 30 राउंड होने हैं सर, और अभी ये तीसरा राउंड ही चल रहा है। मगर स्थिति क्लियर होने में काफी समय लग जाएगा सर, करीब 4 बज जाएगी सब साफ, एकदम स्थिति साफ होने में। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। मनीष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। लगातार हमारा पैनल हमारे साथ है। अजय जी, आप बात पूरी कीजिए। मैंने कहा कि जब ये ऐसी बौखलाहट दिखने लग पड़े ना, जब पंजाब में कांग्रेस जीते तो ईवीएम अच्छी है, और जब अन्य राज्य किसी में हार जाए तो ईवीएम पे सवालिया निशान खड़े कर देना। इन जितनी चिंता ये भारतीय जनता पार्टी की कर रही, इतनी चिंता इन्होंने अगर अपने संगठन की होती ना, जितनी चिंता ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी पे आरोप लगाने की चिंता करते हैं, इतनी चिंता इन्होंने कांग्रेस ने अपनी, भाई मध्य प्रदेश की जनता ने तो सरकार बनाई थी कांग्रेस की, इनके घर के टूट
ये अपना घर नहीं संभाल पाए, उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते रहे। पृथ्वीपुर में ऐसा देखने भी तो मिला, तो बीजेपी की 2/188 के तहत कार्रवाई भी हुई है 2 नेताओं के ऊपर, एक तो विधायक ही है। होनी तो फिर जब सत्ता आपकी, सब कुछ आपका, फिर उछल कूद क्यों? देखिए, अनुशासन, ये अनुशासन था नहीं, डिसिप्लिन के बाहर जो जाएगा उस पर उस तरीके का कार्रवाई होगी। क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई, अरे तो आप कहने का मौका क्यों देते हैं सामने वाले को? भाई सरकारी मशीनरी की बात आ रही है, आपके विधायक ही ऐसे उटपटांग काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उन पर कार्रवाई भी हुई। ऐसा नहीं कि हम सत्ता में बैठे हम गलत चीज का तो वो आप कार्रवाई भी नहीं करेंगे, मतलब कार्रवाई भी नहीं होगी उस पर? क्यों नहीं होगी? चुनाव आयोग, और होनी भी चाहिए। हाँ। मैं ये कहा ना कि हमने जो गलत है वो गलत है। अब आरोप ये लगाने लग पड़ेगी साहब कि ये स्थिति थी और अब ये स्थिति है। भाई आप अपना घर नहीं संभाल पाए। संगठन की स्थिति कांग्रेस की है, गुटों और छत्रों में बटी हुई कांग्रेस, सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पे चलने वाली कांग्रेस। रैगांव से बड़ी खबर आ रही है। अजय जी, आपको रुकना चाहूंगा। तीसरे राउंड में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है। रैगांव से 14 वोट से बीजेपी प्रत्याशी से आगे आ गई है कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा, आगे चल रही है 14 वोटों से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रैगांव से मिल रही है, जिसमें अब कांग्रेस की प्रत्याशी आगे आ गई है 14 वोटों से। अभी तक सभी, यानी कि तीनों विधानसभा और लोकसभा से पीछे चल रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी, लेकिन यहां से रैगांव से कल्पना वर्मा आगे। वरुण जुड़ गए हैं सहयोगी अधिक जानकारी के साथ। वरुण, पहली शायद रैगांव सीट है जहां पर कोई प्रत्याशी अब थोड़ा सा आगे बढ़त बनाकर आगे निकल कर आया है। जी देखिए, अभी जो बता दें कि जिस तरह से पहले राउंड में करीब 900 वोटों से बीजेपी आगे हुई, दूसरे राउंड पे कांग्रेस ने कवर किया, तीसरे राउंड में जो हालांकि अधिकृत अंदर से आरओ सीट नहीं आई है, लेकिन जो अपने पास आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 14 वोट की मामूली सी बढ़त है कांग्रेस को। लेकिन ये एक तरह से कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो भी क्षेत्र खुल रहे हैं, अब जहां पर अभी पोलिंग खुल रही है, तीसरे चौथे राउंड की गिनती चल रही है, वो बीजेपी के गढ़ कहलाते थे। यहाँ से बीजेपी का मतदाता हमेशा बीजेपी लीड करती थी, तो वहां पर नेक टू नेक फाइट हो रही है। तो मतलब कांग्रेस का भी मानना है कि अभी उनके जो प्रभाव के क्षेत्र रहे, उनके जो वोटर मतदाता जहां ज्यादा थे, वो क्षेत्र अब आगे कुछ मिनटों में खुलेंगे। माने 6वें 8वें राउंड से उनका अंदाज है कि 8वें राउंड से हमारे क्षेत्र खुलेंगे। तो जब अभी 3 राउंड में ये स्थिति है कि जहां बीजेपी की पोलिंग मजबूत होती थी, वहां पर कांग्रेस ने लीड कवर करना शुरू कर दी है, थोड़ी बढ़त भी बना ली है। तो अब ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा परेशानी की बात है, क्योंकि अब धीरे धीरे स्थिति जो है कुछ ही घंटों में बहुत साफ तस्वीर हो जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस का ये मानना है कि वो जीत की ओर सुनिश्चित है। हालांकि अभी कुछ बहुत 23 राउंड की गणना है, 20 राउंड अभी बचे हैं, लेकिन इस बढ़त ने मनोबल जो है वो कांग्रेस के लोगों का बढ़ा दिया है। चौथे राउंड के आंकड़े कुछ ही मिनटों में आने वाले हैं, इससे तस्वीर थोड़ा सा और साफ होगी। लेकिन अब बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी ये खड़ी हो रही है कि बीजेपी का ही गढ़, जहां पर बीजेपी हमेशा से लीड करती है, एक मजबूत स्थिति थी, वहां पर अगर ये स्थिति है तो आगे तो कांग्रेस का मनोबल पहले से ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके प्रभाव के क्षेत्र अभी खुलने बाकी हैं, क्योंकि उनके प्रभाव के जो क्षेत्र हैं वो मतगणना के अंतिम चरणों में है। 8 राउंड के बाद ही समझ में आएगा। तो वो एक अब ये एक बड़ी बात सामने खुलकर आ गई है कि कांग्रेस ने थोड़ी बढ़त को बना ली है। बिल्कुल है, लेकिन वहां पर जिस तरह से अब कांग्रेस लीड बनाने की ओर बढ़ चली है, तो ऐसे में वहां का माहौल कि आबो हवा कैसी हो गई है वरुण? देखिए, पहले से ही अब आबोहवा क्या है कि पहले राउंड में जब बीजेपी ने बढ़त ली तो कांग्रेस के यहाँ के जो नेता है उनका ये कहना था कि ये बीजेपी के गढ़ है और यहाँ से हमें उम्मीद यही है कि बीजेपी कुछ बढ़त लेगी। लेकिन अब उनका यही कहना है कि जिस क्षेत्र में बीजेपी के गढ़ है उन क्षेत्रों में हम लीड कवर कर रहे हैं और बढ़त की ओर जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बोला हमारे लिए शुभ संकेत है और जनता का जनादेश उनके पक्ष में जाएगा, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अभी तो शुरुआती रुझान है और हम वो भी अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही मायनों में बात करें, क्षेत्र की बात करें, वहाँ की राजनीतिक जो स्थिति है वहाँ की बात करें, तो बीजेपी के गढ़ में अगर टाइट हो गई, बीजेपी टाइट चल रही है, तो आगे तो बीजेपी के लिए परेशानी बनती ही जाएगी। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा वरुण, पर्पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे और इसे पूरे मुद्दे को लेकर हमारे खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। रवि जी, जिस तरीके से आप बात मध्य प्रदेश के लेकर थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर कर लेते हैं कि 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर आज परिणाम आने वाले हैं।
क्या इसका अंतर कुछ पड़ेगा? देखिए बिल्कुल दीपक जी, मैं स्वाभाविक तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है आम चुनाव को लिए। स्वाभाविक तौर पर अगर मध्य प्रदेश में प्रतिकूल सत्तारूढ़ दल के खिलाफ अगर नतीजे आते हैं, वैसे तो उम्मीद बहुत कम लगती है मुझे, लेकिन अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर शिवराज जी को लेकर, क्योंकि सारा दारोमदार पार्टी ने पूरा उन्हीं के ऊपर चुनाव लड़ा, नारा ही दिया था शिवराज सरकार तो भरोसा बरकरार, तो स्वाभाविक तौर पर जो भी अगर परिणाम अगर प्रतिकूल होते हैं तो उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा हो सकता है उनके कद में कुछ कमी आए, पार्टी की तरफ से कोई कुछ और विचार हो। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा फर्क पड़ेगा वो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि जब वो अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने 28 उपचुनाव जीत के एक शुभंकर का तमगा भी उन्हें पार्टी की तरफ से मिला था। फिर दमोह उपचुनाव के नतीजे भी आप हमने सबने देखे। अब जो है वो तीसरा दौर है परीक्षा का उनका, और अगर इसमें वो सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका भी कद बढ़ेगा, और मुख्यमंत्री का तो कद बढ़ा हुआ है आज के उनके मुकाबले में। ना तो सत्तारूढ़ दल में कोई है, ना विपक्ष में है, कोई उनके विकल्प नजर नहीं आता कि उनके कद के बराबर कोई ठहर पाता हो। जहां तक देखिए मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव की बात है, तो मुझे देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे। रैगांव को लेकर जो स्थिति बन रही है, अब देखिए रैगांव का मतदाता ऐसा नहीं, 2013 में जब भाजपा ने जुगल किशोर बागरी के परिवार से हटके प्रत्याशी बनाया था तो वहां पर बसपा की प्रत्याशी जो है उषा चौधरी चुनाव जीती थी। बाद में फिर जुगल किशोर बागरी जी को 18 में लाए, वो जीते। अब आपने एक बार फिर एक जो बड़ा जोखिम लिया है कि परिवार से बाहर का, तो वहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रैगांव के जो परिणाम होंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। मतलब ये चौंकाने वाले का तात्पर्य आपका क्या कहने का मतलब है? बिल्कुल, दरअसल क्या है कि देखिए तो वहाँ पे परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। एक तो पारिवारिक असंतोष की जो बात सामने आई है वो है, बितरघात की मामला है। दूसरा कांग्रेस जो है, हालांकि उसको बसपा का पिछले बार बहुत सहारा रहा है, लेकिन बसपा इस बार कांग्रेस के साथ नहीं आई। बसपा की उषा चौधरी जो है वो कमलनाथ जी के पास टिकट मांगने आई थी, लेकिन उन्हें जब कल्पना वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असंतोष वहाँ पर भी उषा चौधरी के भीतर रहा हो। तो बहुत ही, चूंकि जो भी जीत हार का अंतर रहना है वो कोई बहुत अधिक नहीं होगा, बहुत कम रहेगा। और रवि जी, एक चीज समझ में नहीं आती कि कोई प्रत्याशी है, मैदान में उतरा है, सालों से उस मैदान में वर्क कर रहा है, लोगों से जुड़ाव कर रहा है, उनके सुख दुख में साथ रहा है, वो प्रत्याशी बनाए और किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता है तो लोगों का थोड़ा सा समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी जो कि घर में रहा या जनता से सरोकार नहीं रहा, हाँ घर में किसी का रहा हो जनता से सरोकार, बस उसे उतार दो और चूंकि बीजेपी से है तो वोट दे दो क्योंकि हम बीजेपी से वोट देते आए। तो ये वोट देने का तरीका कौन सा हुआ? क्यों जनता वोट दे? क्या सोच के लोग इस तरह से टिकट देते हैं कि बस फलाने के घर से है तो टिकट दे दो, बीजेपी से ताल्लुक रखता है बीजेपी तो दे दो टिकट? ये दीपक जी उसी बात को लेकर इस बार जो उपचुनाव में जो निर्णय पार्टी के द्वारा लिए गए वो यही रहा कि परिवार या वंशवाद से हट के जो है वो टिकट दिए गए। तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा जोखिम भी पार्टी ने लिया है, एक बड़ा निर्णय भी है कि युवा पीढ़ी को आगे लाने का जो निर्णय पार्टी ने लिया है वो निश्चित तौर पर आप देखिए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही ले लीजिए, वो सीधा एबीवीपी से सीधा प्रदेश अध्यक्ष बने, जबकि कई वरिष्ठ नेता। तो ये पार्टी का अपना निर्णय है, और अगर वो चाहती है कि भविष्य की युवा पीढ़ी को, भविष्य के नेता को तैयार करना चाहती है, और वो अगर ये जोखिम ले रही है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती भी उसके सामने है और बहुत बड़ा जोखिम भी है। तो वही कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आपने दो प्रत्याशी तो ठीक है, पृथ्वीपुर और जोबट में आपने दूसरे दलों के नेता आए और वो पार्टी में आए, उन्हें आपने बताया वो आपकी रीति नीति है, लेकिन जोबट को लेकर जो रैगांव को लेकर जो बड़ा एक जोखिम पार्टी ने लिया है वो वाकई में चुनौतीपूर्ण है, और उसको नतीजे जो भी होंगे पार्टी आगे उससे सबक लेगी। चलिए, बिल्कुल सत्ता का संग्राम लगातार जो हमारी डिबेट है वो जारी रहेगी और लगातार महा कवरेज की अपडेट एक एक हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द होंगे। हाँ सर।